हमारे पास ये वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट करता है करंट को, और मैग्नेटिक रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और इंडक्शन रिप्रेजेंट करता है किसको, ये इंडिकेट करता है प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा होता है। अब आज तक हम ना ये पढ़ के आए हुए हैं कि भाई जब भी हमारे पास करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है, यानी यहाँ पे जो करंट है ये जब भी आपके पास फ्लो करता है या कोई चार्ज है वो आपके पास मूव करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट तो आपका जो साइंटिस्ट था, जो एम्पेयर था, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। ठीक, अब रिवर्स प्रोसेस क्या पॉसिबल है कि नहीं, कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपका है ये है फैराडे ने इसके ऊपर काम किया हुआ था। फैराडे आपके पास साइंटिस्ट था। फिर आपका साइंटिस्ट था लेंजेस, उसने ये काम किया हुआ था। ओरेस्टेड था, हेनरी था, ये साइंटिस्ट थे जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम कर रहे थे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से हम ये करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड से करंट को प्रोड्यूस करवाना है। तो द प्रोसेस, मैं इसको लिख देता हूँ, डिफाइन कर लेता हूँ, द प्रोसेस बाय विच करंट इज प्रोड्यूस्ड, बाय विच करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। मैं इधर एक ऐड कर देता हूँ, करंट से पहले लिख देता हूँ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट हमारे पास प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या कहलाया जाता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो पहले तो आप ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती, इंड्यूस्ड ईएमएफ और आपके पास होता है इंड्यूस्ड करंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंड्यूस करंट को जो हमने यहाँ पे वर्ड सुन लिया है, उस बात को हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि इंड्यूस करंट बेटा किसको कहते हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा, सपोज कीजिएगा कि बेटा आपके पास ये एक कॉइल है। ये कॉइल के पास कॉइल के साथ हमने एक गैल्वानोमीटर को अटैच कर लिया है। ठीक है, ये गैल्वानोमीटर अटैच कर लिया ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए, पता चल सके कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो किए जा रहा है कि नहीं फ्लो किए जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है जिसका क्या है, हैविंग एक नॉर्थ पोल, और आपके पास क्या है, एक साउथ पोल है। अब फील्ड लाइंस इसकी नॉर्थ से एमिट होती हैं, साउथ पोल में जाके आपके पास क्या होती है, इंटर होती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर्स के अंदर, पहले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये बात की थी कि हमारे पास होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए। उसमें हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया इज नोन एज फ्लक्स कहा जाता है। अब जब ये मैग्नेट आपके पास इसके करीब हम रखते हैं, तो फील्ड लाइंस जो है, कुछ फील्ड लाइंस इस कॉइल के एरिया से पास करती हैं। जब कुछ फील्ड लाइंस इस कॉइल के एरिया से पास करती हैं तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे जब आप इसको दूर लेके जाएं या कभी करीब लेके आएं, तो इससे क्या होता है कि कभी फील्ड लाइन ज़्यादा पास कर जाती हैं, कभी कम पास कर जाती हैं। तो उस फील्ड लाइंस की वजह से फ्लक्स चेंज होता है। जब फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ पे आपका क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। अब हमें कैसे पता चलता है कि अच्छा इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जो हमारे पास गैल्वानोमीटर है, ये पहले आपके पास जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन जैसे ही इसमें से कुछ फील्ड लाइंस पास करती हैं तो ये आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्शन से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस्ड हो गया है। लेकिन इस कॉइल के साथ तो हमने किसी किस्म की बैटरी को अटैच नहीं किया हुआ, तो ये कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस कॉइल का ये करंट अपना नहीं है, किसी और जरिए से इसके पास आया हुआ है,
इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, इंड्यूस करंट कहा जाता है। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं कि ये एक ऐसा करंट है, इट इज द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, it is the current produced in the coil without any EMF source। तो उसको हम बोलेंगे कि क्या कहलाया जाता है, दिस इज नोन एज इंड्यूस करंट कहा जाता है। ठीक, यानी ऐसा करंट है जो कि ईएमएफ सोर्स के बगैर प्रोड्यूस हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे क्या है, इंड्यूस करंट कहा जाता है। अब ऐसे ही हमारे पास होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो कब प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस तब होता है जब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो इंड्यूस्ड करंट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप लिख लीजिएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज व्हेन देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, जब इंड्यूस करंट होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी आपके पास होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अब हो हमने क्या कहा कि भाई, अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम डिनोट करते हैं बेटे ई इंड्यूस से हम लिख सकता हूँ या ई से आप लिख लें, एक ही बात है। और इंड्यूस्ड करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और साथ में आई एंड डी लिख लें तो इंड्यूस्ड करंट को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक, अच्छा, अब ये बात जरा नोट कीजिएगा, अभी देखें, अब यहाँ पे क्या है कि जब आप इस मैग्नेट की रिलेटिव मोशन परफॉर्म करते हैं, यानी कभी आप उसको करीब लेके आ जाए, कभी आप उसको दूर लेके जाएं, तो रिलेटिव मोशन होती है, तो ये आपका यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक, अच्छा, अब ज़रा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यूज पूछा जाता है बेटे आपसे। यही आपके पास एक कॉइल है और इस कॉइल को आपने कनेक्ट किया हुआ है किसी भी गैल्वानोमीटर के साथ। आप जब गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और आप एक मैग्नेट यहाँ पे प्लेस कर दें, यानी मैग्नेट को क्या करना है, आपने इस मैग्नेट को आपने इस कॉइल के अंदर प्लेस कर देना है, हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब आपसे पूछा जाएगा कि बेटा बताएं कि यहाँ पे आपका इंड्यूस करंट होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलेंगे कि चूंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसका मतलब है देयर इज नो फ्लक्स चेंज। तो जब आपका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है डेल्टा फाई की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट आपके पास क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और एक अच्छा सा एमसीक्यूज बन जाता है कि जब आप रिलेटिव मोशन नहीं होती, आपने कॉइल के अंदर एक मैग्नेट को प्लेस कर दिया, स्टेशनरी प्लेस कर दिया आपने, तो आपका यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट होंगे कि नहीं होंगे, तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि भाई आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड आपका ईएमएफ है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है चेंज इन फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि चेंज इन फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी को तो हम कहते हैं कि ये जो हम लिखने जा रहे हैं बेसिकली ये क्या है, फैराडे लॉ ही कहा जाता है। तो आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैं स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखता हूं कि इट इज द ईएमएफ, इट स्टेट दैट द ईएमएफ produced in the coil is directly proportional to the directly proportional to the rate of change of flux is called Faraday law of electromagnetic induction। क्या लिखा हमने इसको, हम इसी बात को ज़रा मैथमेटिकली भी लिख देते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ मैथमेटिकली। क्या लिखा मैंने कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स।
ये जो आपने बात लिखी हुई है क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को इंडिकेट करता है, क्योंकि डेल्टा फाई तो चेंज इन फ्लक्स है, ठीक है। और आपके पास डेल्टा टी का वर्ड यूज हुआ है फॉर द रेट के लिए। अब इसी को जब मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई जितना जिस कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, उतना ही आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने इंडिकेशन पहले बताई कि भाई जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है वो चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक। ऐसे ही इसके साथ एक और टर्मिनोलॉजी, जो एक और हमारे पास टर्म है वो भी हम लिख सकते हैं कि कई बुक्स में इस तरह से लिखा होता है कि ई प्रोपोर्शनल होता है एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। तो वो आपको बेसिकली ऐसे क्या बताना चाह रहा है कि जो एन डेल्टा फाई होता है ये बेसिकली आपका होता है फ्लक्स लिंकेज होता है, फ्लक्स लिंकेज। इसमें जो एन लिखा हुआ है, व्हाट इज एन? एन किसको रिप्रेजेंट करता है? एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप इसी की प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाएं और इक्वलिटी का साइन और कांस्टेंट में लेके आ सकता हूं, तो मैं ये क्या लिख सकता हूं? मैं लिखूंगा ई इज इक्वल्स टू के एन डेल्टा फाई ओवर क्या बनेगा? डेल्टा टी बन जाएगा। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। के चूंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस के की वैल्यू आपके पास क्या है? 1। सो ई इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ एन डेल्टा फाई ओवर क्या लिखूंगा? डेल्टा टी लिखूंगा। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बेटे, कुछ इस तरह से था कि एज डेल्टा फाई बराबर होता है किसके? बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। अब ये बात जरा पुट करें इसके अंदर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? E इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा क्या? मैं लिखूंगा एन ए बी इन टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा? डेल्टा टी लिखूंगा, ठीक। यहाँ से ये बात आपके पास आ गई, ठीक। ये तब होता है, ये फॉर्मूला कब लगता है? कि जब आपके जो सरफेस है, सरफेस इज नॉट इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब सरफेस परपेंडिकुलर नहीं होती तब जाके ये आपके पास फार्मूला लगता है। लेकिन जब आपका सरफेस परपेंडिकुलर हो जाए फिर क्या करेंगे आप? तो बेटा आपको पता है कि इफ़ द सरफेस अगर परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो फिर आपका क्या होता है? थीटा आपके पास 0 डिग्री बनता है। हमेशा याद रखें, तो यहाँ पे जब भी आप लिखते, मैं साइड पे लिख देता हूँ, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। इसमें जो थीटा है इट इज बिटवीन वेक्टर एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज नॉट द एंगल बिटवीन द सरफेस। तो सरफेस के साथ एंगल इसका नहीं देखना, ये बात पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जब थीटा आप 0 पुट कर देंगे इसके अंदर, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिख लीजिएगा कि E इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बनेगा? एन ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या बनेगा? डेल्टा टी बन जाएगा। तो कॉस 0 बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है 1 के। सो मेरे पास बच जाएगा E इज इक्वल्स टू एन ए बी डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा? डेल्टा टी लिख लूंगा। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। इसी से ना हम फर्दर रिलेशंस बना सकते हैं। हम छोटे छोटे रिलेशन बना लेते हैं ताकि अगर हमारे से कोई एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन इससे रेलेवेंट आ जाए तो वो बात हमें क्लियर हो और हमें पता हो। देखें, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कुछ किस तरह से। यहाँ पे होता है बेसिकली डेल्टा ए बी होता है ना, तो अगर तो मैं इस तरह से लिखूँ कि ई इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू होगा बी ए डेल्टा कॉस्ट है। तो कभी हो सकता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ मैं चेंज किस में लेके आ रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड में लेके आ रहा हूँ, तो डेल्टा उसके साथ लग जाएगा और आप डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पे डेल्टा सिर्फ बी के साथ है, इसका मतलब है एरिया यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। मैं ये लिख देता हूँ कि अगर एरिया यहाँ पे आपके पास क्या है? कांस्टेंट है, तो फिर आपके पास ये रिलेशन बनेगा। अगर एरिया कांस्टेंट नहीं है, आप एरिया के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं और आपके पास जो बी है वो कांस्टेंट है, तो फिर आप क्या लिखेंगे? E इज इक्वल्स टू एन बी
और साथ में लिखेंगे डेल्टा एरिया डिवाइडेड बाय मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा टी। ये तब लग सकता है फार्मूला जब आपके पास क्या हो, बी की वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो देखिए ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी जरिए से भी आ सकता है, या तो एरिया में चेंज लेके आए, या तो फिर आप किस में चेंज लेके आ जाए, आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लेके आ जाए। अब आज इसके फर्दर छोटे छोटे रिलेशंस बनते हैं। आपको पता है कि एस वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे ई एम एफ ले रहे इंड्यूस, तो ई इज इक्वल टू क्या बनेगा, आई आर बन जाएगा। आप इसको नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए कह दीजिएगा। अब यहाँ पे ई की वैल्यू आपको पता है कि मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर आप कहते हैं 1। तो बेशक आप इसको कंपेयर कर ले, मैं लिख देता हूँ कि कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर ए, उन दोनों को ज़रा कंपेयर कीजिएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ एन ए बी डिवाइडेड बाय, मैं चलें इसको डेल्टा टी लिख देता हूँ, और आपका राइट साइड पे क्या बनेगा, आई आर बन जाएगा। यहाँ से ज़रा करंट का रिलेशन निकालें, सो आई इज इक्वल्स टू 1, मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि 1 डिवाइडेड बाय आर इन टू एन ए बी डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, डेल्टा टी लिख लूँगा। ठीक, तो ये मेरे पास एक रिलेशन और आ गया, जो करंट का रिलेशन आपके पास आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखें, तो हमारे पास जो इंड्यूस करंट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। याद रखिए क्या चीज़ है, इंड्यूस्ड करंट। और यहाँ से ये पता चल रहा है कि इंड्यूस करंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स अपॉन दी रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है तो उसका मतलब रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा। अब इसी से फर्दर हम थोड़े रिलेशन बना लेते हैं, ताकि अगर हमारे पास से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमें क्लिक करने में आसानी हो। देखें, आपने जब भी अभी लिखा हुआ था कि I इज इक्वल्स टू, मैं उसको दोबारा लिख लेता हूँ, रिलेशन में लिखा हुआ था कि I इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आर, आई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आर इन टू लिखा हुआ था क्या, एन ए बी। तो मैं इसको लिखता हूँ एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय क्या लिखता हूँ, डेल्टा टी लिख लेता हूँ। वो डेल्टा फाई की जगह मैंने बी ए लिखा हुआ था, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अब आप इसको बेशक नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिएगा। आपको पता है कि एस जो हमारे पास करंट होता है बराबर होता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के। आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। जब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को देखें तो मैं इसको कंपेयरिंग कर सकता हूँ। सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आर इन टू एन डेल्टा फाई ओवर क्या लिखूंगा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई आर इंटू क्या बनेगा, डेल्टा फाई। तो अगर वो कहता है कि इंड्यूस चार्ज को आप फाइंड आउट कर ले, तो यहाँ से आप इंड्यूस चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अच्छा, एक चीज़ याद रखें, मैं एक एमसीक्यू छोटा सा लिख देता हूँ, आप उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपसे अगर पूछता है बेटे कुछ इस तरह से कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज induced EMF is independent of ऑप्शन आपको देता है एरिया, बी आपके पास है ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सी ऑप्शन बेटे आपके पास आर है, और डी आपके पास ऑल ऑफ दिस की ऑप्शन है। सो व्हाट विल बी द ऑप्शन, एनीवन? एरिया। अब पीछे आपने लिखा हुआ था E इज इक्वल्स टू एन डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो उसमें देखें E इज इक्वल्स टू क्या था, एन ए बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ए भी है बी भी है, लेकिन क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे, रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, बट व्हाट अबाउट द इंड्यूस्ड करंट। मैं इसका एक एमसीक्यू बना लेता हूँ, इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स
अपॉन, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन आप लिख लें यहाँ पे। फर्स्ट आपके पास है ए है, सेकंड आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, सी आपके पास आर है, और डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। सो विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शंस, एनीवन? अभी आपने लिखा हुआ था बेटे, ये सामने लिखा हुआ है, आप इसका बेशक सोल्यूशन लिख लें। आई इज इक्वल्स टू क्या था, 1/r इंटू एन बी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब किसके ऊपर डिपेंड करता है, बी के ऊपर, यस है फार्मूले में, ए के ऊपर, यस फार्मूले के अंदर है, आर के ऊपर, यस है फार्मूले के अंदर। तो ऑप्शन आपके पास क्या बनेगा, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट बन जाएगी। सो ये मेरे पास सारा क्या था, फेरेडे लॉ आपके पास मौजूद है। यहाँ तक सबको क्लियर बेटे? ओके, नाउ इसके बाद हमारा आ जाता है लेंजेस लॉ आपके पास आएगा। तो लेंजेस लॉ हमारे पास क्या होता है, वो बेसिकली डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है। लेंजेस लॉ हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बता रहा होता है। उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। लेंजेस लॉ बेसिकली क्या है, आपने ये कहा कि E इज इक्वल्स टू होता है एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। व्हाट इज दिस, ये आपने कहा कि ये मेरे पास क्या है, फैराडे लॉ है, ठीक है। और फैराडे लॉ बेसिकली क्या बताता है, फैराडे लॉ आपको बताता है अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बता रहा होता है। लेकिन लेंजेस लॉ आपके पास क्या है, वो बेसिकली डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ इसकी कुछ इस तरह से कि द डायरेक्शन ऑफ induced current in the circuit is such that it will oppose its cause। जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है ना, तो उससे वो क्या करेगा, वो उसको अपोज करेगा। जैसे सपोज कीजिएगा, लेट्स से आपके पास इसका मैथमेटिकल फार्मूला ये होता है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है, ये इसका फार्मूला है। नेगेटिव साइन बेसिकली क्या शो करता है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर आप कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट आप कह सकते हैं। अच्छा, अब इसको ज़रा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक क्वेश्चंस की फॉर्म में, ताकि ये बात आपको वहाँ से क्लियर हो जाए कि वहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और आपने फिर इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो ज़रा देखिएगा। अब हमारे पास सपोज करें, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक कॉइल है जिसमें हमारे पास एक मैग्नेट रखा हुआ था, कुछ फील्ड लाइंस पास कर रही थी उसके साथ। तो हमने कहा था कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा, बिकॉज यहाँ से फ्लक्स चेंज हो रहा है बार बार, इसलिए आपका यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। अब इसी कॉइल को हम ले लेते हैं, लेट से इस कॉइल के साथ हमने गैल्वानोमीटर को अटैच किया हुआ है, जिससे हमें इंडिकेशन मिलेगी कि इसके अंदर इंड्यूस करंट होगा कि नहीं। अब पहले केस में आप इस तरह समझे कि ये एक नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है। मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं। जब दूर लेके जाऊंगा ना, तो फिर क्या होगा, इसमें से फील्ड लाइंस पहले जो पास कर रही थी, अगर पहले 10 पास कर रही है, तो जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो फील्ड लाइंस की पासेज जो होगी वो कम हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो फ्लक्स के अंदर चेंज है, चेंज इन द फ्लक्स, वो आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये डिक्रीज करेगा, तो इसका तो डायरेक्ट रिलेशन होता है ई के साथ, तो ईएमएफ भी क्या करेगा, डिक्रीज करा होगा। अब इंड्यूस करंट क्या होगा बेटे, इंड्यूस्ड करंट अपनी इस सर्किट के अंदर डायरेक्शन इस तरह से एडजस्ट करेगा, ठीक है। ये अपनी डायरेक्शन एडजस्ट करेगा किस तरह से, कि सच दैट कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है
वो बजाय डिक्रीज करने के इंक्रीज करना स्टार्ट कर दे। अब इंड्यूस करंट क्या होगा, यहाँ पे किस तरह से फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर, कि वो आपका इंड्यूस ईएमएफ अगर कम हो रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब बढ़ा कैसे सकता है, बढ़ा ऐसे सकता है कि जब चेंज इन फ्लक्स आपका क्या कर जाए, बढ़ जाए। चेंज इन फ्लक्स कैसे बढ़ सकता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग इस कॉइल में से क्या हो जाए, वो बढ़ जाए। अब पहले चूंकि ये दूर जा रहा है ना, तो फील्ड लाइंस तो कम हो रही है, तो इंड्यूस ईएमएफ कम हो रहा है। करंट इस सर्किट के अंदर जब फ्लो करेगा इंड्यूस करंट, वो चाहेगा कि इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़े। बढ़े तो कैसे सकता है कि जब इसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास करे। तो कैसे पास कर सकता है कि वो इस मैग्नेट को अपने से दूर जाने ना दे, करीब लेके आए। इसलिए इसके ये साइड आपके पास क्या बन जाएगी, साउथ पोल बन जाएगी। तो साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब ऐसी एक और ले लें बेटा, तो क्या करेगा, तो मैं इसको कहता हूँ कुछ इस तरह से कि नॉर्थ पोल के फेस के ऊपर, मतलब जो कॉइल आपके पास फेस कर रहा है, इसके सामने आपके पास क्या बनेगा, साउथ पोल विल बी प्रोड्यूस्ड। आप ऐसी एक और एग्जांपल ले लें। ये मेरे पास एक कॉइल है, इसके साथ आपने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है। अब फील्ड लाइंस इसके ऊपर से पास कर रही हैं। तो बेटा देखें, अब हम क्या करते हैं कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी तरफ कर लेते हैं। पहले हम दूर लेके जा रहे थे, अब हम टुवर्ड्स द कॉइल मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। जब टुवर्ड्स कॉइल मूव करूंगा तो फिर इसकी होने की वजह से क्या होगा, जो आपका चेंज इन फ्लक्स है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, और आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो बढ़ना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इंड्यूस्ड करंट इसको तो अपोज करेगा। इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। अब किस तरह से एडजस्ट करेगा, कि वो क्या चाहेगा कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करे, डिक्रीज कर जाए। अब डिक्रीज कैसे कर सकता है, कि वो जो फील्ड लाइंस पास कर रही है इसमें से उसकी तादाद को कम कर दे। उसको कैसे कम कर सकता है, कि नॉर्थ पोल आपका जो है बन रहा है, इसको एक यहाँ से क्या करे, रिपेल करना स्टार्ट कर दे। अब रिपल्शन तभी हो सकती है ना कि इस फेस के ऊपर आपका ये क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए। तो इस वजह से जो कॉइल आपके पास फेस कर रहा होगा इसका, उसके सामने क्या बनेगा, नॉर्थ पोल विल बी प्रोडिफॉर्म्ड। इसलिए फिर वो क्या करेगा, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यहाँ पे क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिससे आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो सर्किट के अंदर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटे कि क्या हमेशा इंड्यूस ईएमएफ हमेशा से डिक्रीज करता है? आप कहेंगे कि नहीं, वो इंक्रीज भी कर सकता है जैसे इसमें एक्सप्लेन किया, वो डिक्रीज भी कर सकता है जैसे इसमें एक्सप्लेन किया। अगर सर्किट के अंदर आपका इंड्यूस ईएमएफ कम हो रहा है तो इंड्यूस करंट चाहेगा कि मैं इसको बढ़ा लूं। अगर सर्किट के अंदर इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा हो रहा है तो इंड्यूस करंट चाहेगा कि मैं इसको क्या कर लूं, कम कर लूं। क्लियर। और सेकंड एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके पास है। एक और क्वेश्चन इस तरह से होता है कि कैसे लेंजेज लॉ जो है वो मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी का। तो उसके अंदर बेटे कहानी कुछ इस तरह से होती है कि ये नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है, चाहे उसको दूर लेके जा रहे हैं चाहे वो करीब लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके पास कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी होती है जो कि मोशन की वजह से है। तो आपका होता क्या है, इसकी एनर्जी से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, ये इसकी वजह से इसके अंदर बेटे करंट प्रोड्यूस होता है। और करंट बेसिकली कौन सी एनर्जी है, वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी मैकेनिकल एनर्जी आपके पास कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम कहते हैं कि इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, कि एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैराडे लॉ एंड द लेंजेज लॉ। ठीक।